आप रिलेशन रखते हैं वाइफ के साथ तो सीमेन अंदर जाता तो है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो ये दो कंडीशन है, एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, एक को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। क्या सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में आपका स्पर्म काउंट 0 आया है? आपने बहुत बार करा लिया है, बहुत सारे लैब्स में करा लिया है, आप बहुत परेशान हैं कि इसमें आपका खुद का बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 0 स्पर्म काउंट के बाद भी आप अपने खुद के स्पर्म से कैसे पेरेंट बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन गुड़गांव। देखिए, 0 स्पर्म काउंट होना ये जरूरी नहीं है कि 0 स्पर्म काउंट में आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। दो सिचुएशन हो सकती है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो बाहर सैंपल में नहीं आ रहे हैं, जिससे कि आपका काउंट 0 आ रहा है। एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं इसलिए वो सैंपल में नहीं आ रहे हैं। तो ये दो कंडीशन है, एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, एक को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है इसका मतलब होता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे हैं लेकिन नली में कहीं पे रुकावट होने की वजह से वो बाहर सैंपल में, सीमेन सैंपल में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए जब आप रिलेशन रखते हैं वाइफ के साथ तो सीमेन अंदर जाता तो है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी? आपने टेस्ट भी करा लिया है, सीमेन में हमेशा काउंट 0 आ रहा है। तो पहले हम ये कंडीशन डिस्कस करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, जिसमें कि स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन दोनों कंडीशन को हम कैसे अलग करते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं? जब भी आप किसी भी इनफर्टिलिटी सेंटर में जाएंगे, इन दोनों टेस्ट को अलग करने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन एनालिसिस। इसमें होता है FSH, LH टेस्टोस्टेरोन मेल पार्टनर का। अगर आपका FSH और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेवल में है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, यानी नली में रुकावट है इसीलिए आपका स्पर्म काउंट 0 आ रहा है। और एक हम टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम। इसमें हम टेस्टिस का साइज भी मेजर करते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है तो बहुत सारी चांसेस यही होती हैं कि टेस्टिस का जो साइज है वो नॉर्मल है। दूसरी कंडीशन होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कहीं पे भी बाधा नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नली खुली है लेकिन टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म नहीं बन रहे हैं, तो वो बाहर कैसे आएंगे? वो आएंगे ही नहीं। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन कम पाया जाएगा और FSH ज्यादा पाया जाएगा। ये कंडीशन होती है टेस्टिकुलर फेलियर में। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें जो प्रोग्नोसिस होता है वो थोड़ा पुअर होता है, यानी स्पर्म मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी तकनीक है IVF में जिससे कि हम 0 स्पर्म काउंट से आपके खुद के स्पर्म से आपको पेरेंट बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक। स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक यानी नीडल द्वारा स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालना। इसमें 3 टेक्निक्स मेन होती हैं। पहला होता है PESA, PESA, जिसका फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो बहुत बार हमको ऑब्स्ट्रक्शन की जगह गांठ मिलती है एपिडिडिमिस में। टेस्टिस के ऊपर एक स्वेलिंग होती है जहाँ पे स्पर्म्स अटके होते हैं। जैसे आप बोले ट्रैफिक जैम है तो वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो जहाँ पे अटके हुए हैं वहाँ से हम छोटी सी सिरिंज से उन स्पर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो वो लिक्विड में बाहर आ जाते हैं। दूसरा एक होता है TESA, TESA, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। इसमें हम बटरफ्लाई नीडल यूज करते हैं और टेस्टिस के अंदर हम नीडल से टेस्टिकुलर टिश्यू निकालते हैं। इस टिश्यू को हम लैब में भेजते हैं, लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस टिश्यू के अंदर से स्पर्म्स को छांटते हैं। तीसरी तकनीक होती है माइक्रोटेसी। माइक्रोटेसी उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनमें कि स्पर्म्स बहुत ही कम चांसेस हैं कि बन रहे हैं। अगर आपका नॉर्मल बायोप्सी में स्पर्म्स नहीं मिला है लेकिन आपकी फिर भी चाह है कि आप अपने टेस्टिस में से स्पर्म्स को सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो ये जो प्रोसीजर है माइक्रोटेसी, ये बहुत एडवांस प्रोसीजर है। ये माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। माइक्रोस्कोप द्वारा टेस्टिस के अंदर से उन एरियाज को छांटा जाता है जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और उन एरिया में से स्पर्म्स को निकाला जाता है। तो जो सेकेंड कैटेगरी के पेशेंट हैं
जिनमें मैं बोल रही हूँ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, उनमें ये तकनीक ज़्यादा यूज होती है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले हैं उनमें तो हम पीसा या मैक्सिमम टीसा द्वारा हम स्पर्म्स निकाल देते हैं। अगर मैं प्रोग्नोसिस की बात करूं, यानी चांसेस कितने हैं कि आपके स्पर्म्स मिलेंगे, तो देखिए चांसेस ज्यादा होती है ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में, जिनमें स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन किसी न किसी बाधा की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हम स्पर्म नीडल से निकाल देते हैं और हम इसी द्वारा आपके एम्ब्रियो को बना देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि आपके खुद के स्पर्म से आप पेरेंट बन पाए। अगर आपको सेकेंड कैटेगरी का एज़ोस्पर्मिया है, यानी टेस्टिकुलर फेलियर है, तो टेस्टिस का साइज भी छोटा होता है, आपके हार्मोन्स भी डिरेंज होते हैं। इसमें आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, आप माइक्रोटेसी का भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनमें चांसेस होते हैं कि आपको डोनर स्पर्म का यूज़ करना पड़े और आपके खुद के स्पर्म ना मिले। तो अगर आप इस कंडीशन से परेशान हैं, आपको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोस हुआ है, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो कौन से पार्ट में जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, हार्मोन्स कैसे हैं, टेस्टिस का साइज कैसा है, इन सब कंडीशंस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कितने चांसेस है खुद के स्पर्म से पेरेंट बनने के। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करिए, ऑप्शन समझिए, पैनिक ना होइए कि सिर्फ डोनर स्पर्म ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, आप अपने खुद के स्पर्म से भी पेरेंट बन सकते हैं। तो प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। सो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आप बिल्कुल डिसीजन ले पाएंगे इस प्रोसीजर के बारे में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटिंग।